So welcome guys, welcome to the channel of BioBubble. So in this video we will discuss about the माइटोसिस डिवीजन क्या होता है और इसे मतलब कैसे क्या होता है, क्योंकि we all know that our human body replicate every time and cell division going on in our body every time in every second. सो सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती कैसे है वो सारा मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। बहुत ही इजीली आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो डिवीज़न जो होता है दो तरीके का होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है इसे हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा आपको। और इसे माइटोटिक भी बोलते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माइटोसिस या माइटोटिक मतलब क्या चीज़ है करके। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो माइटोटिक जो डिवीज़न प्रोसेस चलती है वो माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं, लेकिन जो ओवरऑल देखा जाएंगे उसे माइटोसिस बोलेंगे, उसके प्रोसेस को माइटोटिक कह देंगे। वैसे मियोसिस होता है और मियोसिस की प्रोसेस जो चलती है मियोटिक कह देते हैं उसको। तो यही होता है, माइटोसिस और माइटोटिक दोनों सेम ही चीज़ है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसे हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि इक्वेशन मतलब होता है मतलब बराबर। इक्वेशनल डिवीज़न बराबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वेशनल डिवीज़न में होता क्या है, इसमें माइटोसिस में मतलब जो सेल में क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो आगे जाके मतलब जब डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होते हैं वो क्रोमोसोम के नंबर बराबर रहते हैं। तो इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हमेशा बराबर रहते हैं डॉटर सेल में। पेरेंट सेल में जितने होते हैं उतनी डॉटर सेल में होते हैं। तो माइटोसिस में हम सभी जानते हैं एवरी ह्यूमन बॉडी इन एवरी सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वैसे 46 होते हैं बट 23 पेयर में होते हैं। पेयर में कैसे, अब यहाँ पर जैसे कि एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, यानी कि उसका जो टेक्सचर है, मान लो एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आया, एक मैटरनल साइड से आया, एक पैटर्नल साइड से आया। तो इसमें होता क्या है, जिस लोकेशन पे जो जीन प्रेजेंस होगा वही सेम लोकेशन पे मतलब दूसरे मदर से अगर कोई क्रोमोसोम आया है तो उसके लोकेशन पे उसके लोकाई पे सेम मतलब वो फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो होमोलोगस है। तो दोनों मैच करते हैं। तो होमो मतलब होता है एक जैसा, मतलब जो मतलब समानता हो जिसमें। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो माइटोसिस प्रोसेस चलती है वो सिर्फ मतलब कि डिवीज़न जो हमारी सेल रेप्लिकेट करती हैं उसमें ही चलती है। मतलब कि कह सकते हो आप एक्सेप्ट द जर्म सेल, मतलब और जितनी भी स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल मतलब जैसे कि हमारी स्किन आ जाती है, स्टमक आती है, स्टमक की सेल आ जाती हैं या हेयर की आती है, कोई भी सेल्स आती हैं सिर्फ जर्म सेल को छोड़ के। जर्म सेल को छोड़ के जैसे स्किन मतलब ये रेप्लिकेट करती हैं, ये हमेशा लगातार बनते रहती हैं और टूटते रहती है, सेल डिवीज़न चलते रहता है इसमें। तो ये प्रोसेस जितनी भी होती है हमारी सेल बॉडी में सारी माइटोसिस से होती है, सिर्फ जर्म सेल को छोड़ करके। और ये 4 स्टेजेस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मैं आपको बताऊंगा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों आपने सुने होंगे। कैरियोकाइनेसिस में इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, मतलब कि कैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, वो कैसे डिवाइड करते हैं। और जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, जो ये न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है सारा, ये साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी गया है, सेल रेप्लिकेट एंड सेग्रीगेशन इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये सेग्रीगेट होती है अलग अलग 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बन गई, और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी इक्वल, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और ये क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड में ऊपर वाले आर्म को पी आर्म कहते हैं और नीचे वाले को क्यू आर्म कहते हैं। और ये काइनेटोकोर, जिससे जो मतलब ये आर्म है ये कनेक्टेड रहते हैं काइनेटोकोर से। तो फर्दर मूव करते हैं कि ये सारे फेज को देखते हैं एक एक करके कि कैसे किसमें क्या होता है। सो आप देख सकते हैं अब फर्स्ट जो स्टेज है प्रोफेज है। प्रोफेज में होता क्या है, बहुत ही सिंपल ये फेज़ है, बहुत ही स्टार्टिंग की फेज़ है, सबसे इनिशियली यही होती है प्रोफेज। तो इसमें मैंने लिखा है कि सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन मतलब कि वो जो क्रोमोसोम का जो मटीरियल होता है बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, तो वो डेंस फॉर्म में आने लगता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये प्रोफेज है, यहाँ पर सेल डिवीज़न के लिए ये प्रोफेज स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेज है। इसमें जो क्रोमोसोम है अंदर बहुत ही लाइट फॉर्म में, मतलब कि एकदम धागे थ्रेड जैसे हैं। तो इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोफेज हो चुका है, और मतलब ये प्रोसेस गोइंग ऑन है प्रोसेस की, ये प्रोफेज की। तो इसमें देख सकते हैं आप कंडेंसेशन हो चुका है। क्रोमोसोम कितने डार्क दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखो कितने लाइट है और यहाँ पर कितने डार्क है। तो सबसे पहली चीज़ जो होता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। दूसरी चीज़ मैंने इसमें लिख रखा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बनने लगता है क्योंकि सेंट्रोमियर मैंने आपको पहले इससे जो मतलब बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर जैसे क्रोमोसोम है हमारा, तो यहाँ पर एक जो ये जिससे कनेक्ट रहते हैं पी आर्म और क्यू आर्म, ये सेंट्रोमियर से कनेक्ट रहते हैं। तो सेंट्रोमियर बनने लगेगा क्योंकि सेंट्रोमियर बनेगा क्योंकि कंडेंसेशन हो गया।
क्रोमोजोम जो अपनी डेंस फॉर्म में आने लगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सेंट्रोमियर बनने लग जाएगा और धीरे धीरे इनके पी आर्म और क्यू आर्म भी बनने लग गए, तो ये सेंट्रोमियर बनने लग जाएगा। तीसरा मैंने बताया कि मूवमेंट ऑफ सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम में कभी कंफ्यूज मत होना। सेंट्रोजोम जो चीज़ है ये एक मतलब कि एक पोल टाइप का है, अपोजिट पोल कह सकते हो आप, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दो सेंट्रोजोम होते हैं, एक पहला सेंट्रोजोम यहाँ पर होता है, दूसरा सेंट्रोजोम यहाँ पर होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सामने होते हैं। तो ये सेंट्रोजोम का ही काम है ये मूवमेंट कराना यानी कि क्रोमोजोम को डिसलोकेट कराना। अभी आप आगे वाली स्टेज में देखोगे कि इक्वेशनल जो डिवीज़न जब होती है तो ये लाइनिंग में आ जाते हैं सारे क्रोमोजोम, तो ये सेंट्रोजोम के वजह से होता है। सेंट्रोजोम का अब काम क्या होता है, आपने एनसीईआरटी में देखोगे, मैंने दोनों डायग्राम ये एनसीईआरटी से ले रखे हैं। तो इसमें होता क्या है, एस्टर और माइटोटिक एपरेटस करके दो कंडीशन लिखी गई हैं। दोनों ये वर्ड्स जो हैं ये कोई भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एस्टर में बताऊँ तो आपको एस्टर किसे कहते हैं, जब ये सेंट्रोजोम बनता है और इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आपने आगे पढ़ा होगा या शायद आप जानते होगे। माइक्रोट्यूब्यूल का काम होता है साइट मतलब जो सेल होती है हमारी, सेल के अंदर बहुत सारे स्केलेटन मतलब साइटोस्केलेटन होते हैं जो सेल को एक शेप देने का प्रोवाइड का काम करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। माइक्रोट्यूब्यूल में बहुत सारे प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन वगैरह ये सारे प्रोटीन होते हैं, तो मसल्स में भी होता है। तो वैसे ही ये जब सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, ये सेंट्रोजोम है, इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर से माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं। तो जब ये निकल जाएंगे इस दोनों को यानी कि सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, इसको एस्टर कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल बराबर एस्टर। अब माइक्रोटिक एपरेटस किसे कहते हैं, माइक्रोटिक एपरेटस कहते हैं दो एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जब ये सेंट्रोजोम से रेशेदार मतलब ये फाइबर लाइक, स्पिंडल फाइबर लिखा है ना, फाइबर लाइक यहाँ से निकलने लग जाएंगे, ऐसे फाइबर लाइक ये फाइबर्स निकलेंगे, तो ये क्रोमोजोम को पकड़ेंगे आगे जाके। तो सिर्फ आपको इतने डीप नहीं जाना है अभी। तो इसमें होता है क्या, एस्टर को इसे कहते हैं एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, एस्टर को बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल जब निकलेंगे उसे एस्टर कह देंगे। और माइटोटिक एपरेटस किसे कहते हैं, जब दोनों एस्टर यानी कि एक एस्टर ये बन गया, एक एस्टर यहाँ पर बन गया, क्योंकि सेंट्रोजोम और माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ से भी निकलेंगे, तो दोनों एस्टर मिला के साथ में स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर निकलेंगे दोनों में से, तो इन दोनों को मिला के माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। ये चीज़ होती है इसमें। और अगली जो चीज़ होती है साथ में प्रोफेज में और क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो वो अंदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। और साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे गायब होने लगती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर से ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब ये डिसअपियर होगी फिर ये अपने रियल फॉर्म में आके सेल के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनवलप है जो न्यूक्लियाई का, वो धीरे धीरे गायब होगा। फिर उसके बाद सेल आगे की प्रोसेस में जाएगी। इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस है, प्रोफेज के बाद, वो आती है आपकी मेटाफेज। द नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में होता है कि बहुत ही सिंपल, इसको भी रखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है मैंने ऑब्जर्व्ड क्लियरली, मतलब क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं क्या, क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम आपको क्लियरली ऑब्जर्व होने लग जाएंगे। इसका मतलब जो हमारी इससे पहले वाली जो फेज थी, मतलब जो कंडेंसेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जब कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ है तभी जाके हमको क्रोमोजोम साफ दिखाई दी है ना। तो इसलिए कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सी ऐसी फेज़ है जिसमें क्रोमोजोम सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं, तो मेटाफेज है। मेटाफेज में हमको क्रोमोजोम सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर में मतलब काइनेटोकोर होता क्या है, देखो काइनेटोकोर यहाँ पर नया शब्द है। काइनेटोकोर में यानी कि जो कोई क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर यहाँ पर मैंने ये आपको बताया ना काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर, अब मैंने ये नया शब्द आपको इसलिए लग रहा होगा काइनेटोकोर, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर जब दोनों क्रोमेटिड यानी कि पी आर्म क्यू आर्म को कनेक्ट करता है, वो सेंट्रोमियर हमने कह दिया, ये सेंट्रोमियर कह दिया मैंने इसको, क्योंकि इसने दोनों को कनेक्ट कर रखा। अब मैंने यहाँ पर काइनेटोकोर का यूज इसलिए कर रखा क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोजोम है, यानी कि क्रोमोजोम का वैसे ये क्रोमोजोम नंबर एक ही क्रोमोजोम है होने में, बट इसने अपने को क्या कर रखा है, रेप्लिकेट कर रखा है, यानी कि इसका जो डीएनए मटेरियल है वो डबल हो चुका है, बट क्रोमोजोम नंबर हमेशा सेम रहेगा। क्रोमोजोम नंबर कभी नहीं बढ़ते हैं। उसका डीएनए मटेरियल डबल हो गया, यानी कि ये ऐसे यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें जब ये डिवीज़न होगा, यानी कि ये जो मैंने आपको ये बताया था अपोजिट पोल होते हैं, अपोजिट पोल में जब ये स्पिंडल फाइबर से लेगा, यानी कि स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी कनेक्ट हुआ, इस क्रोमोजोम में यहाँ से भी कनेक्ट हुआ, तो ये दोनों जो
क्रोमोजोम है ये क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग चले जाएगा, ये अलग चले जाएगा। तो इन दोनों को अलग जाने के लिए अब सेंट्रोमियर तो एक ही होता है, अब काइनेटोकोर क्या होता है, डिस्क शेप्ड में होता है। डिस्क शेप्ड यानी कि ये आधा होगा, आधा इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ, तो इसे काइनेटोकोर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई है वो स्पिंडल फाइबर अटैच क्रोमोजोम, यानी कि स्पिंडल फाइबर जो है ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम से अटैच हो चुके हैं, हर क्रोमोजोम से अटैच हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 4 क्रोमोजोम ले रखा है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर मैंने आपको 2 क्रोमोजोम दिखा रखे हैं। और ये फिर लास्ट में लिखा है इसमें मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट क्या होती है, तो मेटाफेज प्लेट कहाँ पर कौन से फेज में शो होती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ सकता है। वो तो मेटाफेज प्लेट है तो मेटाफेज इसमें ही शो होगी, मेटाफेज मतलब जो फेज होती है उसी में शो होगी, क्योंकि इसमें जो क्रोमोजोम है वो इक्वेशनल मतलब कि यहाँ पर ये जो इक्वेटर कहते हैं इनको, इक्वेटर के सारे लाइन में आते हैं, मतलब जो अलाइनमेंट होता है क्रोमोजोम का ये इक्वेटर पे आ जाएंगे। मतलब कि आप देख सकते हैं कितने लाइन से आ चुके हैं। इससे पहली वाली जो फेज है इसमें सारे क्रोमोजोम अलग अलग, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, मतलब इनका कोई सिमेट्री नहीं है। बट यहाँ पर सिमेट्री है, दोनों इक्वेटर में आ चुके हैं, पूरे लाइन से अलाइनमेंट हो चुका है, काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गए हैं दोनों स्पिंडल फाइबर, और धीरे धीरे ये क्रोमेटिड अब अलग हो जाएंगे। यानी कि ये 2 हैं, ये अब एक पार्ट इधर चले जाएगा, एक पार्ट इधर चले जाएगा, तो सिर्फ मेटाफेज में इतना ही है। तो स्टूडेंट द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। एनाफेज में होता क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है सेंट्रोमियर स्प्लिट। सेंट्रोमियर अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेंट्रोमियर क्या होता है। सेंट्रोमियर ये यहाँ पर से जहाँ से क्रोमेटिड क्रोमोजोम आपका कनेक्टेड रहता है उसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो स्प्लिट मतलब टूट जाना, बढ़ जाना, तो स्प्लिट ऑटोमेटिकली हो गया, तो देख सकते हैं हम। और डॉटर क्रोमोजोम बनता है, डॉटर क्रोमोजोम, अब यहाँ पर हम इनको डॉटर क्रोमोजोम कहते हैं। तो एनसीईआरटी में कई बार पूछ सकता है कि डॉटर क्रोमोजोम कब बनते हैं, कौन सी फेज में बनते हैं। तो एना फेज में डॉटर क्रोमोजोम बनते हैं, दोनों डॉटर क्रोमोजोम बन चुके हैं अभी तक। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये दोनों जो क्रोमोजोम थे इससे पहले जो मेटाफेज थी उसमें ये क्रोमोजोम ऐसे थे, अलाइनमेंट आ चुके था ना, मतलब कि मेटाफेज प्लेट जो हमने बोली थी इसमें आ चुका था अलाइनमेंट। अब ये दोनों इतना करके यहाँ से ये क्या हुआ, ये वाला फेज इधर चले गया, एक फेज नीचे वाले अपोजिट पोल में आ गए सेंट्रोजोम के। तो यही होता है, इसमें डॉटर क्रोमोजोम बन चुके हैं अभी। और तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, यानी कि क्रोमेटिड ये होता है। अब इसको एक सिंगल को क्रोमेटिड कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, तो एक इसको क्रोमेटिड बोलेंगे और दोनों को मिला के क्रोमोजोम बोलते हैं। वैसे सिंगल को भी क्रोमोजोम कह सकते हो आप, अगर ये ओरिजिनल वाला है, मतलब कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेट कर रहा था, मतलब इसने अपने को डीएनए की सिंथेसिस हुई है इसमें, तो डबल हो गया है क्रोमोजोम मटीरियल, क्रोमोजोम जो डीएनए मटीरियल है वो डबल हो जाता है, बट क्रोमोजोम नंबर हमेशा सेम रहता है। तो क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, ये क्रोमोजोम जो है क्रोमेटिड है, इस समय क्रोमेटिड ही कहेंगे। तो क्रोमेटिड जो है ये दोनों अपोजिट पोल में चले गए, मतलब आमने सामने स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होकर। ये वाला पार्ट जो अभी तक ये ऐसा था मेटाफेज प्लेट में अलाइनमेंट होके, तो अब ये एक पार्ट इधर को चले गया, एक पार्ट इधर को चले गया, तो इसे ही एनाफेज में बस इतनी सी फेज होती है। सो स्टूडेंट दैट इज़ द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैरियोकाइनेसिस उससे बोलते हैं जिसमें हम अंदर के जो क्रोमोजोम है, कैरियो मतलब क्रोमोजोम कह सकते हो आप, या न्यूक्लियस है वो डिवीजन करता है, दैट इज़ द कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो ये लास्ट स्टेज है ऑफ कैरियोकाइनेसिस की। तो इसमें होता क्या है, टीलोफेज में क्रोमोजोम लूज दियर इंडिविजुअलिटी, लूज की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो क्रोमोजोम लूज इंडिविजुअलिटी मतलब जो क्रोमोजोम की जो इंडिविजुअलिटी होती है वो लूज होती है, मतलब कि जो अपनी मतलब जो अभी तक डेंस फॉर्म में थे क्रोमोजोम, आपको इससे पहले स्टेज में दिखा होगा, क्रोमोजोम बिल्कुल प्रॉपर शेप में दिख रहे थे, ऐसे पूरी प्रॉपर शेप में दिख रहे थे। तो अभी उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी खोनी शुरू कर दी, मतलब जैसे प्रॉपर शेप में थे वो अब ऐसे धीरे धीरे थ्रेड लाइक होने लग गए, क्योंकि स्टेज सीधे खत्म हो गई, सेल डिवीजन प्रोसेस हो गई है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, क्योंकि डिसअपियर हुई थी एनाफेज में। तो इसलिए इसको टेलोफेज को एकदम अपोजिट बोलते हैं, किसके, एनाफेज के। जैसे जैसे उसमें हुआ था ठीक उल्टा इसमें होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें डिसअपियर हुई थी, इसमें रीअपियर हो गई, यानी कि दोबारा से बननी स्टार्ट हो गई है। अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, अब रीअपियर बननी स्टार्ट हो गई है। टू न्यूक्लियस फॉर्म्ड इसलिए, यानी कि 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं हमारे पास। और गोल्जी रीअपियर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपेरेटस, वो दोनों भी बनने स्टार्ट, मतलब जो ऑर्गेनेल थे वो भी वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द कैरियोकाइनेसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। इसके बाद मैं आपको साइटोकाइनेसिस बताता हूँ। साइटोकाइनेसिस में बताना क्या है, इसमें मैं आपको इसी में खत्म कर देता हूँ। साइटोकाइनेसिस में होता क्या, देखिए, साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसमें जो प्लांट सेल, एनिमल सेल में 2 तरीके की होती हैं सेल। प्लांट सेल में हम अगर देखें तो आउटवर्ड्स होता है, यानी कि ये मान लो सेल है,
तो आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ को सेल डिवीज़न, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड होगा और धीरे धीरे एक प्लेट जैसी बन जाती है, तो 2 सेलें बन जाएंगी ऐसे ये। बट जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में इन्वर्ट्स होता है। इन्वर्ट्स मतलब अंदर की तरफ को सेल का डिवीजन, जैसे इसमें दिख रहा होगा, ये आपको इन्वर्ट्स दिख रहा है अंदर की तरफ को। तो ये इसमें साइटोकाइनेसिस ऐसा होता है। अब धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस में अगली स्टेज में क्या होता है, जो आपकी ये सेल है ये 2 अलग अलग फॉर्म में बन जाएगी, ये ऐसे, इसमें न्यूक्लियर आ जाएगा, तो ये सेम है। यहाँ से बीच में एक आप ये साइटोकाइनेसिस में डिवीजन हो जाएगा, तो 2 अलग डॉटर सेल बन जाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये 2 सेलें बन गई। फिर भी इतना ही साइटोकाइनेसिस में होता है। और एनसीईआरटी में आपको एक अलग से इन्होंने चीज़ बता रखी है कि सिंचियम का एग्जांपल दे रखा। सिंचियम मतलब साइटोकाइनेसिस में सिंचियम जो होता है, मतलब जो सेल इसमें जिसमें साइटोकाइनेसिस होती नहीं है, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस होगी बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। सिंचियम और कोकोनट जो वाटर आप देखते हो, कोकोनट जो हम पानी वाला नारियल है जो पीते हैं, उसके अंदर जो होता है वो साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। यानी कि सेल तो डिवीजन हो गई बट साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑफ माइटोसिस। और कैसे सारी चीज़ें होती है कैरियोकाइनेसिस। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द बायो बबल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू गाइज।